हे गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम मॉड्यूल 1। और जिसमें हम अभी देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम वाले पार्ट में। तो ये एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम वाला पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर दिए थे, तो उसी को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम ये ध्यान जान लिए थे, जहाँ हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम क्यों करते हैं और किसका करते हैं। ओके, वाई एंड वाट का आंसर ले लिए थे। और अब हम जानेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम हम करते कैसे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना मेथोलॉजी ऑफ एनालिसिस, जिसमें हम आंसर लेंगे अपना हाउ टू एनालाइज। ओके, तो इसमें सबसे पहला मेथड जो हमारे पास होता है वो होता है एपिस्टोरी एनालिसिस। ओके, तो इसमें कुछ कुछ मेथड होता है, जिसमें हमारा पहला मेथड है एपिस्टोरी एनालिसिस। जो ये हमारा ये एनालिसिस वाला जो है पार्ट, ये मेथड हमारा क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ओके, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट करने का मतलब अगर आप मान लेते हैं हमारे पास कुछ कुछ प्लेटफॉर्म होता है, जैसे हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है या फिर सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले तो आप ले सकते हैं विंडो का, लिनक्स का, मैक का, ये सब मेरा अलग अलग क्या है, प्लेटफॉर्म है। ओके, तो एपिस्टोरियल एनालिसिस में क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो जब प्लेटफॉर्म ये डिपेंडेंट है तो हम अगर विंडो के लिए चलाते हैं तो, या फिर मैक के लिए या फिर लिनक्स के लिए, किसी के लिए हम चलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा मेरा, वो उस पर वैरी करेगा। ओके, तो यहाँ पे इस मेथड को हम जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, रियल टाइम जो दिखाता है। जैसे मान लेते हैं आप कोई कोड का सेक्शन लिखे। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ आप कोड लिख दिए, तो इस कोड का जब आप रन कराते होंगे तो आपको रनिंग टाइम एक आता होगा। जितना उस कोड को रन करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रनिंग टाइम। तो वो जो रनिंग टाइम होता है सिर्फ ये वही बताता है, तो उसी को जो रनिंग टाइम ये बताता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, एपिस्टोरियल एनालिसिस। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज हमारे पास है ऑलवेज गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब उस एल्गोरिथम को रन करने में कितना समय लगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू ये देता है ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। जितना स्पेस लग रहा है, वो जितना टाइम लग रहा है उसको रन करने में, वो एग्जैक्ट वैल्यू पे काम करता है। मीन्स जब हम रन करवाते हैं तो वो टाइम बताते हैं, उसी को एग्जैक्ट टाइम बोलते हैं। ओके, इसका एडवांटेज यही है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक है हमारे पास, इसका एडवांटेज में जान लिया क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू को देता है कौन, एपिस्टोरी एनालिसिस। ओके, तो ये ड्रॉबैक अब इसका देख लेते हैं। ड्रॉबैक किसका क्या होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी आउट। ठीक है, यही हमारा, इसको अगर मैनुअल हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिफिकल्ट होगा ये। क्यों, क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट है तो हो सकता है विंडो पे रन करवाएं तो क्या होगा, ये हो सकता है कम टाइम ले, या फिर लिनक्स के लिए रन करवाएं तो हो सकता है ज़्यादा। जैसे एग्जांपल के यहाँ पे देखेंगे तो मान लेते हैं मेरा ये कंप्यूटर सिस्टम है। ओके, और ये मेरा दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है। ओके, तो ये ज़्यादा मान लेते हैं हाई इसका परफॉर्मेंस है, इसका परफॉर्मेंस हाई है और इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कंपेरेबल लो है। ओके, और सेम कोड को हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मेरा एल्गो वन है। ठीक है, ये सेम कोड को हम दोनों मशीन पे क्या करते हैं, वन बाई वन रन करवाते हैं। तो ये दोनों मशीन पर हम क्या करेंगे, वन बाई वन जब रन करवाएंगे, जैसे मान लेते हैं ये मेरा मैक का है और ये मान लेते हैं विंडो का है। ओके, तो दोनों एल्गोरिथम को हम जब वन बाई वन रन करवाएंगे तो हो सकता है मैक वाला मेरा कम टाइम ले, ये लेस टाइम मान लेते हैं T1 ले ले, और ये मेरा T2 ले ले। तो हो सकता है T1 क्या हो, वो कम हो और T2 मेरा ज़्यादा हो। तो ये मेरा क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये बताना मुश्किल है जो कौन एल्गोरिथम किस मशीन पे कितना कम टाइम लेगा या फिर कितना ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये मेरा क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुआ। जैसे हम इसी को मान लेते हैं मैक वाला रन करवाते हैं तो बहुत जल्दी रन करना है, इसी कोड को हम विंडो पे रन करवाते हैं तो ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे डिफिकल्ट होता है ये कैरी आउट करना, बताना जहाँ कौन एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा। ओके, तो यहाँ पे तो है नहीं ऐसा, जो हमारा कोई एक कोड है उसको हम कहेंगे कि नहीं आप अच्छा मशीन पर रन करवाएंगे तभी वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। हमारे लिए तो ऐसा नहीं, जब हम डेवलपर हैं तो हमको ऐसा एल्गोरिथम डेवलप करना है जो सभी मशीन पे लगभग अच्छा ही चले। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला को फॉलो नहीं करते। ओके, तो इट इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट मैनुअल वर्क, यहाँ पे नहीं हो सकता है, मतलब डिफिकल्ट होता है। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है, मैं कैन नॉट कंसिडर फॉर ऑल केस ऑफ इनपुट। यहाँ पे सभी केस, इन जितना भी इनपुट हम लेते हैं उसके लिए यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है पहला इनपुट लें उसमें मेरा अच्छा चल जाए, और सेम मशीन पे अगर हम दूसरा इनपुट लें तो वहाँ पे हो सकता है ज़्यादा टाइम ले लें। तो वहाँ पे हम सभी इनपुट के लिए ये भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे नन यूनिफॉर्मिटी होता है। यहाँ पे नन यूनिफॉर्मिटी होता है, इसका मतलब क्या है, परफॉर्मेंस कंपेरिजन बिकम डिफिकल्ट। कौन अच्छा, जैक मान लेते हैं मेरा एल्गोरिथम वर्ड है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले तो थोड़ा सा हमको जगह चाहिए होगा, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एल्गो वन है, ठीक है, और एल्गो टू है। तो यहाँ पे एल्गो टू हमारा क्या है, ये हमारा अच्छा एल्गोरिथम है। ठीक है, ये मेरा अच्छा एल्गोरिथम है, और ये थोड़ा सा इसके कंपेयर, एक ही टास्क को करने के लिए दो काम है, तो ये काम मेरा क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। मीन्स इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें कम टाइम लगेगा। जब हम क्या करेंगे, ये अच्छा वाला है, इसको अगर हम खराब मशीन पे चला दें, मीन्स इसमें मान लेते हैं कम परफॉर्मेंस वाला भी इसको मशीन पे चला दे तो क्या होगा, ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। और ये खराब एल्गोरिथम है, मतलब ये पे ज़्यादा टाइम लगता है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम अच्छा मशीन पे चला देंगे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला पर, तो ये हो सकता है कम टाइम लेने। तो यहाँ पे कहना ये मुश्किल है जो कौन अच्छा एल्गोरिथम है कौन खराब है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ये मशीन पे टू मशीन।
ओके, तो यहाँ पे कंपेरिजन, परफॉर्मेंस कंपेरिजन भी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, अगला मेरा क्या है, सिस्टम टू सिस्टम रिजल्ट वेरी। जैसे हमने बात की थी, जो हम अच्छा मशीन पे चलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट अलग आएगा। अगर खराब मशीन पे चला दिए तो वहाँ पे रिजल्ट आएगा। अच्छा होते हुए भी खराब मशीन पे चला देंगे तो क्या हुआ, ज़्यादा टाइम ले लेगा। ओके, तो ये कुछ कुछ इसमें क्या है, ड्रॉबैक है, जिससे हम क्या करते हैं, एफ स्टूडियो एनालिसिस को छोड़ के इसका जो नेक्स्ट वर्जन है उसको लाते हैं। ओके, तो अभी तक हम बात किए हैं पहला मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस, जो कि मेरा अप स्टोरी एनालिसिस, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, और इसके बारे में कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। ओके, एडवांटेज यही है कि ये क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू को देता है। और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे मैनुअल वर्क नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम सभी केस के लिए नहीं उसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपेरिजन भी नहीं कर सकते हैं। और सिस्टम टू सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि सिस्टम टू सिस्टम इसका रिजल्ट वेरी करते रहता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा आप स्टोरी एनालिसिस के बारे में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका नेक्स्ट वर्जन, जो कि है प्रियोरी एनालिसिस। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा जानते हैं अप्रियोरी एनालिसिस। इसमें क्या है, ये मेरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये क्या था, मेरा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, ये मेरा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एडवांटेज तो मिलेगा ही। क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं वो समझते हैं। ओके, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं एप स्टोरी एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, टेक इनटू अकाउंट ऑल पॉसिबल इनपुट। तो इसमें क्या होगा, जितना भी पॉसिबल इनपुट होगा सब यहाँ पे हम लेंगे। ओके, allow us to calculate the relative efficiency platform of two algorithm in a way that is independent of platform। तो यहाँ पे ये सिस्टम ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कि हम दो एल्गोरिदम पे क्या कर सकें, अप्लाई कर सके, और यहाँ पे क्या है, सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो, जो प्लेटफॉर्म है उससे इंडिपेंडेंट हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा एडवांटेज है, जिसमें इसमें ड्रॉबैक था। जब हम यहाँ क्या है, सिस्टम पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऐसा मेथड ये प्रोवाइड करेगा जो कि मेरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब मैक पे चलाइए, विंडो पे चलाइए, उस फीचर इससे कोई मतलब नहीं है इसको। इसको दोनों एल्गोरिथम में क्या करेगा, एक अपना मेथड लगाएगा और उससे वो कंपेयर कर लेगा। ओके, चाहे उसकी किसी भी उसको किसी भी मशीन पर रन करवाइए, उसका अच्छा रहेगा प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, can be carried out by the studying of the high level description of algorithm without actual implementation। तो यहाँ पे क्या है, जो भी एल्गोरिथम बनाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं एल्गोरिथम में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से पहला वाला पार्ट में हमारा एल्गोरिथम होता है, जो कि हमने इसका लाइफ साइकिल, एल्गोरिथम का जो भी लाइफ साइकिल रहता है उसमें हमने देखा था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एल्गोरिथम लिख लिया, तो ऐसे ही यहाँ पे हम कोड लिख के उसको इम्प्लीमेंट कर लिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, उस एल्गोरिथम के अनुसार हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। इस मेथड में हम अप्रियोरी एनालिसिस में क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और तब देखेंगे जहाँ मेरा ये एल्गोरिथम कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हम बाद में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, बस उसको हम क्या कर रहे हैं, उसी एल्गोरिथम को हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट प्लेटफॉर्म डिपेंड, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये एनालिसिस। ओके, यहाँ पे इसका और एडवांटेज क्या है, ये मेरा इजी टू कैरी आउट है। ओके, तो ये इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट रहा, अप्रियोरी एनालिसिस के बारे में कुछ कुछ पॉइंट है। ओके, अब इसका कुछ ड्रॉबैक भी होगा, कुछ एडवांटेज है तो कुछ ड्रॉबैक भी होगा। इसका ड्रॉबैक क्या है, ये मेरा एग्जैक्ट या फिर रियल वैल्यू को नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट और रियल वैल्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा इसमें एपिस्टोरियल एनालिसिस में, जो कि हमारा रियल वैल्यू देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रियल वैल्यू नहीं देता, लेकिन उसके सिमिलर वैल्यू देता है। ठीक है, यहाँ पे रियल वैल्यू नहीं, यहाँ पे सिमिलर वैल्यू देगा। और इसका क्या है, ये एस्टिमेटेड या फिर अप्रोक्स वैल्यू को देगा इन वैल्यू। ठीक है, तो इसका कुछ ड्रॉबैक है, जैसे कि ये एक ही ड्रॉबैक है इसका, क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू का नहीं देता है। एप्रो में अप्रोक्स वैल्यू देता है या फिर एस्टिमेटेड वैल्यू दिया जाता है इसके बारे में। ठीक है, एप्रियोरी एनालिसिस के बारे में कुछ कुछ पॉइंट क्लियर हुआ। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ कुछ पॉइंट अभी जाने हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी क्या मेथड ये फॉलो करता है चेक करने के लिए वो भी हम नहीं जाने हैं, बस इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट है, उसको हम फिर से रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे सभी इनपुट के लिए होता है। ठीक है, ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, अपना जो भी एल्गोरिथम डेवलप किए हैं उस पर ये अप्लाई, जो मेथड है उसको अप्लाई करता है और उसको सॉल्व करता है। ओके, ये कैरी आउट इजी है। इसका डिसएडवांटेज जो कि है, ये रियल वैल्यू को नहीं देता है, एक्चुअल वैल्यू भी रन करने में लगेगा वो नहीं बताएगा ये। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं अपने एपिस्टोरी एनालिसिस को, कैसे एनालाइज करता है अपना कोई भी एल्गोरिथम को, उसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ कंपोनेंट ऑफ एनालिटिक है वो समझ लेते हैं पहले। द कंपोनेंट ऑफ एनालिटिक फ्रेमवर्क, जैसे कि हमारा क्या है, एक लैंग्वेज चाहिए होगा जिसमें स्यूडो कोड को उसको क्या करेंगे, रन करवाएंगे। रन मीन्स उसको हम लिखेंगे स्यूडो कोड में, तो लैंग्वेज स्यूडो फॉर डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम स्टेप। जो भी एल्गोरिथम लिखते हैं उसको वहाँ पे डेवलप करने के लिए या फिर उसको हम क्या करेंगे, कोड करने के लिए क्या करते हैं, उसका स्यूडो कोड लिखते हैं, तो स्यूडो कोड हम पहले लिखेंगे, वो रिक्वायरमेंट होगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, एक कंप्यूटेशनल मॉडल जिसको रैम मॉडल यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, डेट द एल्गोरिथम एग्जीक्यूट विथ इन। यहाँ पे क्या होगा, हम स्यूडो कोड लिख लिए, स्यूडो कोड लिख लिए तो हम क्या होगा, कंप्यूटेशनल मॉडल होगा जिसके बेस पे हमारा ये
एप्रियोरी एनालिसिस जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो एक कोई भी मॉडल होगा, क्या मॉडल होगा हम यहाँ पे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे लिया जा रहा है रैम मॉडल लिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी जैसे कि उसमें फॉलो करेगा वो एग्जीक्यूट करेगा अपना। ए मैट्रिक फॉर मेजरिंग एल्गोरिथम रनिंग टाइम, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक भी लेंगे जिसके मेथड में जिसके फॉलो करके हम क्या करेंगे, अपने एल्गोरिथम में जितना टाइम ले रहा है उसको मेजर करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, एक अप्रोच हम नोटेशन एक अप्रोच या फिर नोटेशन डेवलप करेंगे जो कि हमारे ट्राई करेगा रनिंग टाइम को। जो आप जनरली पढ़ते होंगे क्या, एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ते होंगे, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो वो अप्रोच या फिर नोटेशन को हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि कैसे कैसे मेरा एसिम्प्टोटिक नोटेशन तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक सूडो कोड लिखेंगे, उसके बाद एक मॉडल लेंगे जो कि हमारा कैलकुलेट करेगा, उसके बाद हम यहाँ पे एक मैट्रिक बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक अप्रोच डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे अप्रोच हम समझ लेते हैं, उसके बाद जो भी नोटेशन होगा कैसे वो नोटेशन पे हम जम करेंगे वो भी समझेंगे। ओके, तब अप्रोच क्या है, अप्रोच आप सुने होंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड आया मेरा क्या, रैम मॉडल। तो ये रैम मॉडल है क्या, ये जो एनालिसिस है अप्रियोरी एनालिसिस यहाँ पे हम यूज कर रहे होंगे रैम मॉडल का। तो रैम मॉडल होता है क्या वो समझ लेते हैं। तो रैम मॉडल यहाँ पे लिखा गया है रैम मॉडल। ओके, रैम मॉडल क्या बोलता है, इच फंडामेंटल ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन, इच फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल को बेसिक ऑपरेशन भी बोलते हैं। इच फंडामेंटल ऑपरेशन टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम, क्या 1 यूनिट ऑफ टाइम, यहाँ पे यहाँ से इंपॉर्टेंट है 1 यूनिट ऑफ टाइम, इसी को बोलते हैं क्या, रैम मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। क्या, जो भी फंडामेंटल ऑपरेशन या फिर बेसिक ऑपरेशन है वो मेरा क्या करेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। ठीक है, ये मेरा बोलता है रैम मॉडल। ओके, तो ये रैम मॉडल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये रैम मॉडल मेरा क्या होता है, 1 यूनिट टाइम लेगा कोई भी ऑपरेशन। तो यहाँ पे एक एल्गोरिथम हम एग्जांपल लिए, इस एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे जो मेरा क्या है, रैम मॉडल क्या बोलता है, और यहाँ पे स्टेप काउंट मेथड क्या भी होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, वो सब यहाँ पे वन बाय वन समझेंगे। ओके, तो एल्गोरिथम यहाँ पे हम डेवलप कर लिए, हमको एक सूडो कोड चाहिए तो इसको सूडो कोड में लिख लिए। ओके, सूडो कोड में लिखने के बाद हमको यहाँ पे फॉलो करना है रैम मॉडल। तो रैम मॉडल क्या बोलता है, जो भी यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन है वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। तो यहाँ पे चलिए 1 यूनिट ऑफ टाइम करने का मतलब, जैसे इक्वल टू असाइनमेंट हो गया, एडिशन वगैरह हो गया, वो सब क्या करेगा, वो सब मेरा बेसिक ऑपरेशन होगा। तो बेसिक ऑपरेशन होगा तो वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा एल्गोरिथम वन में, एल्गोरिथम यहाँ पे है मेरा टेस्ट नाम का एल्गोरिथम ले लिए, ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे देखिएगा ये इसका मतलब है क्या, यहाँ पे जो हम लिखेंगे क्या मतलब है, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे कितना फंडामेंटल ऑपरेशन हो रहा है, कितना बेसिक ऑपरेशन हो रहा है, तो एक ऑपरेशन मेरा ये है जो इक्वल टू असाइन हो रहा है वो मेरा इक्वल यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं आपको कोई एक सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज आपको आता होगा, तो उसके यहाँ पे मेथड पे हम क्या किए हैं, इसको लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस हम एक कोड का सेगमेंट ले लिए हैं ताकि हम अपने एल्गोरिथम को समझ पाएं। ओके, तो यहाँ पे एक मेरा बेसिक ऑपरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे असाइनमेंट हो रहा है। दूसरा बेसिक ऑपरेशन जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा एडिशन भी हो रहा है। तो दूसरा बेसिक ऑपरेशन मेरा क्या है, यहाँ पे एडिशन का है। तो यहाँ पे कितना ले रहा है, यहाँ पे मेरा 2 यूनिट हो रहा है। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, 2 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है। ठीक है, जो कि मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो आप लिख देते हैं कॉन्स्ट, लिख देते हैं कांस्टेंट, आप पूरा लिख लीजिएगा, कांस्टेंट मेरा ही है। 2 यूनिट को आप कांस्टेंट बोल सकते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद अगला जब यहाँ पे आइएगा तो लूप है ये। तो लूप का मतलब क्या होता है, लूप कैसे लिखा होता है, तो लूप यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका, इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा खोल के इधर लिख देते हैं। तो ये कैसे कर, लूप कैसे रहता है, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इस प्रकार से लूप रहता है मेरा। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये पहले एक यूनिट लेता है, उसके बाद ये जो कंपेरिजन है ये यहाँ पे एन लिखे हैं तो यहाँ पे इक्वल टू लगा, तो ये क्या होगा, एन प्लस वन लेगा। ठीक है, ये कैसे लेगा, जैसे मान लेते हैं आई इक्वल टू, यहाँ पे हम एन इक्वल टू ले लेते हैं 3, आई इक्वल टू लिए 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे पहला बार क्या होगा, कंपेरिजन होगा, फिर दूसरा बार कंपेरिजन होगा, तीसरा बार कंपेरिजन। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको टोटल 4 कंपेरिजन मिलेगा, 4 कंपेरिजन मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे एन मेरा है तो यहाँ पे एन प्लस वन कंपेरिजन हम ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, ये तो 1 यूनिट चलेगा तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये जो है असाइनमेंट क्या होता है, पहला बार चलता है, तो असाइनमेंट मेरा एक बार चलेगा। तो असाइनमेंट जब एक बार चलेगा तो यहाँ पे एक लिख देते हैं असाइनमेंट के लिए। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे एन लिए हैं तो यहाँ पे एन प्लस वन कंपेरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे भी एन तक जा रहा है तो यहाँ पे एन प्लस वन कंपेरिजन होगा। ठीक है, एन प्लस वन कंपेरिजन होगा। यहाँ पे स्टेप काउंट ले रहे हैं, जितना स्टेप हम फॉलो उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो हुआ एक स्टेप लगेगा क्योंकि एक बार चलेगा। फिर ये जो हुआ कंपेरिजन, कंपेरिजन मेरा एन प्लस वन टाइम चलेगा क्योंकि यहाँ पे एन लिए हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे 3 लेकर बता दिए, जब 3 लेंगे तो वो 4 बार चलेगा। ओके, तो कंपेरिजन मेरा 4 बार होता है, कंपेयर मेरा एन प्लस वन लिख दिए। ओके, जब कंपेरिजन हो गया तो मेरा ये अपडेट जो होता है, अपडेट भी होगा ना, ये जो अपडेट वाला है, ये जो अपडेट वाला है ये अपडेट भी होगा। तो अपडेट होगा तो वो कितना बार अपडेट होता है, एन टाइम्स अपडेट होता है। ओके, जब एन बार चलेगा तो वो मेरा एन टाइम्स अपडेट होगा। तो यहाँ पे एन लिख दिए। ठीक है, ये लूप के लिए काम हो गया। जब ये लूप के लिए काम होगा तो ये लूप जब चलेगा तो ये इसका बॉडी में क्या है, ये है, इसके बॉडी में क्या है, ये लिखा हुआ है। तो इसके बॉडी में जब ये लिखा हुआ है तो ये भी तो कुछ टाइम लेगा ना लूप वाला।
ठीक है। तो ये बॉडी वाला पार्ट आप लिखेंगे, तो बॉडी में क्या है, ये मेरा एक यूनिट ये लेगा और ये एक यूनिट लेगा, मतलब ये एक यूनिट और ये एक यूनिट, और ये जो एक यूनिट ले रहा है वो कितना बार ले रहा है, एन बार ले रहा है, क्योंकि ये क्या है, लूप के अंदर में है। जब लूप मेरा एन बार चलेगा तो ये एन बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये एन बार एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये एन टाइम्स चलेगा। यहाँ पे तो वन टाइम चल रहा था क्योंकि ये लूप में नहीं था, लेकिन यहाँ पे लूप में है ये। लूप जब मेरा एन बार चलेगा तो ये भी एन बार चलेगा। ओके, तो ये एन हो गया इसका। फिर यहाँ पे प्लस वाला भी एन टाइम्स चलेगा क्योंकि ये लूप में है। ओके, तो ये दोनों समझ में आए। ये दोनों जो है यहाँ पे लिखे हैं, ये हम इसका वाला लिखे हैं, इसका वाला यहाँ पे हम ये वाला लिखे हैं। ओके, और ये जो था ये लूप वाला था। ये समझ में आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ क्या करें, स्टेप काउंट मीटर का यूज करें, मतलब एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं और वहाँ पे मेरा कितना यूनिट ले रहा है उसको फॉलो करके लिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्टेप काउंट मेथड। ओके, फिर इस लूप पे आते हैं, तो इस लूप में यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये मेरा एन बार चलेगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब लिख देते हैं। तो ये जो मेरा है, यहाँ पे इस टाइप से लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एन एक बार चलेगा, तो यहाँ पे कंपेयर, सबसे पहले इनिशियलाइज वन बार हुआ एक बार, फिर यहाँ पे इसी सेम चीज़ को यहाँ पे फॉलो किया, तो इसी को यहाँ पे लिख देते हैं एन प्लस वन और फिर प्लस एन। ये लूप के लिए हो गया, लूप के लिए हो गया। अब ये लूप के अंदर में क्या है, एक लूप है। इस लूप के अंदर में क्या है, एक लूप है। तो इसकी लूप के अंदर में जब एक लूप है, तब इसके अंदर में आते हैं, तो इसके अंदर में जब आएंगे तो प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इनिशियलाइज एक बार हो रहा है, ठीक है, इनिशियलाइज एक बार हो रहा है, लेकिन ये क्या है, इसके लूप के अंदर में है। यहाँ पे इनिशियलाइज एक बार हो रहा है, लेकिन इस लूप के अंदर में ये है, तो इसके अंदर में जब ये है तो ये एन बार चल रहा है, तो ये इनिशियलाइज वाला पार्ट भी एन बार चलेगा। ठीक है, तो जब इनिशियलाइज वाला पार्ट भी एन बार चलेगा, तो यहाँ पे वन नहीं लिखे, हम लिखेंगे वन इंटू एन, मतलब इनिशियलाइज तो वन ले रहा है, लेकिन ये इसको एन बार चला रहा है ऊपर का वाला लूप, तो इसलिए एन। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर आगे बढ़े, उसके बाद इनिशियलाइज हो गया, तो उसके बाद अपडेट जब हो रहा है, तो अपडेट वाला क्या, एन यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन प्लस वन ले रहा है, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन प्लस वन ले रहा है, तो यहाँ पे एन प्लस वन तो अपडेट वाला ले रहा है, ठीक है, एन प्लस वन तो अपडेट होने के लिए ले रहा है, लेकिन ये क्या है, इस लूप के अंदर में है। जब इस लूप के अंदर में है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको एन बार चलाएगा, तो एन लिख दिए। ओके, फिर प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट हो गया, यहाँ पे कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने वाला यहाँ पे लिख दिया, कंपेयर वाला। उसके बाद अपडेट जब हुआ, तो अपडेट कितना बार, एन बार हो रहा है, तो अपडेट एन बार लिख दिए। और इसको चला रहा है कितना बार, इस लूप के अंदर में एन बार चलेगा, तो ये यहाँ पे एन इंटू एन लिख दिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, ये जो है, अब इस लूप के अंदर में ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो मेरा है इस लूप के अंदर में है, और ये तो ये जो इसके अंदर में जो है ये वाला चलेगा, तो ये कितना बार चलाएगा, एन बार चलाएगा। ओके, ये एन बार चलाया। अब ये एन बार जब चलाया इसको, तो उसके बाद क्या होगा, ये लूप भी तो एन बार चलेगा, तो ये भी इसको एन बार चलेगा, तो यहाँ पे एन इंटू एन लिख देते हैं। ओके, जब ये वाला है प्लस वाला चलेगा, तो प्लस वाला भी एन इंटू एन टाइम चलेगा। ओके, तो ये मेरा था, इस लूप को कितना बार यहाँ पे स्टेप काउंट मेथड का हम यूज किया है, रैम मॉडल का यूज किया है, और उसको यहाँ पे लिखे जो कितना वो लेगा। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे तो 2 यूनिट ले रहा था, अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम साफ करके यहाँ पे जो एग्जैक्ट टाइम ले रहा है वो लिख रहे हैं। एग्जैक्ट मीन्स इसके अनुसार जो एग्जैक्ट आ रहा है उसको लिख रहे हैं। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वन आएगा और यहाँ से, तो यहाँ पे एक दो तीन चार गो एन आएगा, फोर एन, उसके बाद यहाँ पे वन और टू, तो प्लस टू आ रहा है। ठीक है, इसको हम बस सॉल्व कर रहे हैं और मैथमेटिक्स लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरा क्या है, यहाँ से एन स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ से एन स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ से एन स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ से आएगा एन स्क्वायर प्लस एन। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा एन, प्लस यहाँ से आएगा एन, प्लस यहाँ पे आएगा एन प्लस वन प्लस वन, इस प्रकार से आएगा। इसको जब सॉल्व कर गया तो इसको सॉल्व करके मेरा आएगा क्या, यहाँ से एन वन एन एन, तो फोर एन स्क्वायर आया। ठीक है, एन कितना बार आ रहा है, एन वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे आ रहा है फोर एन, और जो मेरा कांस्टेंट है वो कितना आ रहा है, वन और टू, तो यहाँ पे टू। तो ये इसको सॉल्व करके ये आ रहा है। ठीक है, जब इसका आप रियल टाइम लिखिएगा तो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, तो सबको जोड़ देते हैं। ओके, तो सबको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे मेरा टू है और यहाँ पर टू है और यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे सिक्स लिख देते हैं। ओके, उसके बाद एन स्क्वायर वाला कितना टर्म है, तो एन स्क्वायर वाला मेरा एक ही टर्म है, फोर एन स्क्वायर। ओके, यहाँ पे फोर एन और यहाँ पे फोर एन, तो यहाँ पे एट एन हो गया। ओके, तो ये मेरा क्या आ रहा है, इस जो एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम पे हम क्या किए हैं, स्टेप काउंट मेथड का यूज किए हैं, रैम मॉडल का यूज किए हैं। उसके बाद मेरा इसका ये टाइम आ रहा है। तो इसका जब ये टाइम आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्म हम लिखे क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये बोलता है, यहाँ पे क्या करना है, जो एन वाला टर्म है सिर्फ उसको रखना है, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट मान के वन कर देना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जब इसको हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, जो कांस्टेंट है उसको हटा देना है, सिर्फ एन वाला टर्म ले लेना है। जो हाईएस्ट मेरा सिग्निफिकेंट बिट है, सिग्निफिकेंट बिट या फिर सिग्निफिकेंट मेरा क्या है, मॉडल है, उसको यहाँ पे रखना है। जैसे यहाँ पे फोर और एन स्क्वायर में, फोर है और एन स्क्वायर है, तो इसमें कौन ज़्यादा बड़ा है, तो इसका यहाँ पे एन स्क्वायर मेरा क्या है, ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो ज़्यादा बड़ा है तो क्या करेंगे, सिर्फ एन स्क्वायर को रखेंगे यहाँ पे।
सेम यहाँ पे n और 8 में, तो 8 छोटा है तो यहाँ पे सिर्फ n को रखेंगे। और यहाँ पे 6 है तो 6 को हम बोले क्या, जब मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या कर देना है, 1 कर देना है, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो जहाँ पे जब हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला यूज करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम यूज करेंगे तो इस प्रकार से, जो कि हम अब इसको भी आगे आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम जब एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ेंगे तो इसको भी हम बताएंगे कैसे इसको n स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको n स्क्वायर लिख सकते हैं, जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए आपको स्टेप काउंट मेथड क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। ओके, और इस एल्गोरिथम में हम क्या क्या है डिटेल में इसको डिस्कस कर लिए हैं, ये कैसे हम इसमें रैम मॉडल अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे तक कहानी अभी सब तक क्लियर होगा, तो बहुत एसिम्प्टोटिक अप्रियोरी एनालिसिस में क्या होता है, हम कैसे उसमें यूज करते हैं, तो एक मॉडल हम जैसे रैम मॉडल का यूज किए हैं और कैसे इसको समझे हैं। ओके, जहाँ पे हम स्टेप काउंट मेथड को भी देख लिए और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को भी देख लिए हैं, और इसको हम बताए हैं थोड़ा सा आगे चल के जब हम इसे ट्यूटर से पढ़ेंगे तो इस टर्म को हम कैसे एन स्क्वायर तक लिख देते हैं वो भी समझेंगे। ओके, अब यहाँ पे चलिए कुछ कुछ जैसे कि यहाँ पे प्रियोरी एनालिसिस के बारे में लिखा गया है उसको समझ लेते हैं। ओके, तो टू डिटरमाइन यहाँ पे टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ द एल्गोरिथम अंडर अ प्रियोरी एनालिसिस में क्या है, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्टेटमेंट या फिर स्टेप टू सॉल्व एल्गोरिथम रेफर टू द फ्रीक्वेंसी काउंट द फंडामेंटल ऑपरेशन इन द स्टेटमेंट या फिर स्टेप, तो वही चीज़ हम यहाँ पे जो की है वही चीज़ लिखा गया है। अगला क्या है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री एनालिसिस, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू रिप्रेजेंट या ऑब्टेन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम बाय द मीन ऑफ ए मैथमेटिकल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, ऑपरियोरी एनालिसिस का, जो कि वो जितना भी जो भी एल्गोरिथम है वो जितना टाइम ले रहा है उस एल्गोरिथम को एक मैथमेटिकल फंक्शन जो कि हमारा इनपुट साइज पे डिपेंड हो उसके रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे इनपुट साइज मेरा क्या है एन, तो एन के रूप में हम लिख दिए, तो ये मेरा क्या है मेन ऑब्जेक्टिव है अप्रियोरी एनालिसिस का। ओके, जो कि हम इनपुट साइज पे कैसे वो डिपेंड हो रहा है उसको वहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे हम टी एन की बात करें तो टी एन यहाँ पे कितना टाइम ले रहा था, स्टेप काउंट मेथड का हम यूज़ किए तो मेरा क्या रहा है 1, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम जब अप्लाई कर दिए तो मेरा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 ये जो वाला है यहाँ पे लिख दिए। ओके, और यहाँ पे जो मेरा है कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट भी ले सकता है या फिर एन प्लस 1 भी ले सकता है। तो ये सब मेरा क्या है, ये इनपुट साइड पे कैसे डिपेंड करता है वो यहाँ पे हम बताए हैं। ओके, तो ये था मेरा क्या है डिटरमाइन कैसे हम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा वो पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ओके, अब चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। जो मेरा टाइम है जैसे हमने बताया क्या जो मेरा टाइम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको हम क्या करेंगे एक मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे टाइम हम बोल सकते हैं क्या डायरेक्टली जो जिस प्रकार से मेरा मैथमेटिकल फंक्शन आएगा उसके अप्रॉक्स मेरा क्या होगा टाइम होगा, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मेरा क्या हो जाएगा कोई भी जो मैथमेटिकल फंक्शन आया उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो जो मेरा फंक्शन है फंक्शन दो प्रकार का हो सकता है, पहला फंक्शन मेरा हो सकता है या तो पोलिनोमियल हो या तो एक्सपोनेंशियल होगा, दो प्रकार का फंक्शन होगा पोलिनोमियल होगा या फिर एक्सपोनेंशियल होगा। और पोलिनोमियल में हो सकता है क्या एक लॉगरिथमिक टाइप का हो। ओके, तो जो मेरा टाइम जो फंक्शन आ रहा है जो हम यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं अभी पे, तो क्या हो रहा है मेरा जो भी फंक्शन आ रहा है वो हो सकता है पोलिनोमियल टाइप का हो या फिर एक्सपोनेंशियल टाइप का हो, पोलिनोमियल में हो सकता है वो लॉग टाइप का हो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा वो क्या होगा हाई होगा। वो जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे लिख रहे हैं टू के पावर एन लिख रहे हैं तो ये मेरा क्या एक्सपोनेंशियल है, और सिंपल ऑफ एन लिख रहे हैं ये मेरा क्या है पोलिनोमियल है। तो ये जो टू के पावर एन वाला है ये क्या ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे हम यहाँ पे एन इक्वल्स टू लग रहे हैं क्या 1, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 1 लगेगा और यहाँ पे टू के पावर 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, तो यहाँ पे 2 वाला ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हम पॉइंट लिखा क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या है हाई है। अब पोलिनोमियल का जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ क्या है एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल वो लेस रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है मेरा, तो यहाँ पर मेरा जो भी फंक्शन है हम जो भी एल्गोरिथम डेवलप करेंगे उसमें हम एक क्या करेंगे एम रखेंगे। एम मीन्स वहाँ पे हम क्या है कहेंगे द ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज टू डेवलप एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग हैविंग पोलिनोमियल टाइम। तो यहाँ पे हम ऐसा कोशिश करेंगे क्या जो भी हम एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो वो मेरा क्या हो पोलिनोमियल टाइम हो। ठीक है, पोलिनोमियल टाइम कम्प्लेक्सिटी में वो हो तो वो क्या कहेंगे वो मेरा इफिशियंट कोड होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा है पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल में हम क्या करेंगे पोलिनोमियल में डेवलप करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरा होता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में वो वाला हम यहाँ पे हम डिस्कस करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है जो मेरा कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट जो होगा वो सबसे कम टाइम लेगा। ठीक है, कांस्टेंट जो है वो सबसे कम टाइम लेगा। उसके बाद क्या होगा जो मेरा एल्गोरिथम जो लॉग टाइप का है लॉगरिथमिक टाइप का है वो क्या करेगा वो कांस्टेंट से ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, जो उसके बाद क्या है मेरा पोलिनोमियल, तो जो लॉग वाला जो है लॉग से ज़्यादा टाइम जो मेरा लेगा वो पोलिनोमियल वाला लेगा। ओके, उसके बाद मेरा आता है एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल जो होगा वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, तो सबसे पहले कांस्टेंट वाला पार्ट आएगा उसके बाद लॉग वाला पार्ट आएगा उसके बाद पोलिनोमियल उसके बाद एक्सपोनेंशियल।
ओके, तो यहाँ पे हम क्या करिए हैं कि ऑर्डर लिख दिए हैं, जैसे कि ये मेरा कांस्टेंट सबसे कम टाइम लेगा। ठीक है, कांस्टेंट जो मेरा है वो सबसे कम टाइम लेगा, तो कांस्टेंट को सबसे कम, कांस्टेंट मीन जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 2 आ रहा है, तो ये सबसे कम टाइम ले रहा है। ओके, तो कांस्टेंट के बाद हम लॉग, जैसे लॉग एन हो गया, लॉग एन, उसके बाद हम मान लेते हैं आते हैं पोलिनोमियल में, तो रूट एन हो गया, तो रूट एन, उसके बाद एन, उसके बाद एन लॉग एन, उसके बाद एन स्क्वायर, एन क्यू, टू के पावर एन, थ्री के पावर एन, एन के पावर एन, एन के पावर एन के पावर एन। तो ये ऑर्डर जैसे मान लेते हैं, आपको कोई पूछ देगा क्या, जैसे मान लेते हैं एन और एन लॉग एन में किसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो आप कहिएगा क्या, एन लॉग एन का टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉगरिथमिक और मेरा पोलिनोमियल दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा गया और यहाँ पे सिंपल एन है। अगर मान लेते हैं आप नहीं बता पाते तो क्या करना है आपको, सिंपल एक एग्जाम्पल लेना है, जैसे एन का वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 लॉग एन, लॉग 2, तो लॉग 2 का वैल्यू आप जानते होंगे क्या होता है, कुछ पॉइंट में होता है, उसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 से तो और कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, लॉग वाला ज़्यादा टाइम लेने लगेगा, उसके बाद क्या होगा ये, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पर भी है, और 2 में कुछ मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे 1 पॉइंट कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो ज़्यादा ही बढ़ेगा, जीरो से ज़्यादा अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, ज़्यादा ही बढ़ेगा, तो यहाँ पे दूसरी है और बेस बात है, ज़्यादा आएगा। ओके, तो इस जो टेबल है, इस टेबल को आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं एप्रियोरी एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे हम पहले ही बात किए थे, यहाँ पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये एप्रियोरी एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, जैसे हम एपिस्टोरी एनालिसिस देखे थे इससे पहले, अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द रनिंग टाइम विद द रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग इनपुट साइज। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा रनिंग टाइम आ रहा है, जो एल्गोरिथम को रन करने में जितना टाइम ले रहा है, उस टाइम को हम क्या करेंगे, इनपुट साइज पे कैसे डिपेंड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको डेवलप करना है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ओके, उसको कैलकुलेट करना यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव है। टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एन एल्गोरिथम फॉर अ फिक्स्ड इनपुट साइज ऑफ एन। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं इनपुट साइज मेरा एन है, तो उस जो फिक्स साइज के अकॉर्डिंग कैसे मेरा एल्गोरिथम बिहेव कर रहा है, उसको यहाँ पे जानना मेरा इसका एम है, इसका ऑब्जेक्टिव है एप्रियोरी एनालिसिस का। ओके, तो ये था मेरा क्या, एपिस्टोरिया एनालिसिस और एप्रियोरी एनालिसिस को कैसे हम यहाँ पे समझते हैं और कैसे यहाँ पे उसको डेवलप किए हैं, और आगे आप जानेंगे कि कैसे इस अकॉर्डिंग आगे बढ़ते बढ़ते मेरा एसिम्प्टोटिक नोटेशन पे जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है उसको एक ब्रीफ में बता देते हैं। सबसे पहले हम बात किए क्या, सबसे पहला मेथड जो मेरा है, जैसे यहाँ पे हम अभी चल रहे थे क्या पे, व्हाट पे, हमने वाई देख लिया था और व्हाट देख लिया था, अब अभी हाउ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे हम वाई का भी आंसर लिए थे, व्हाट का भी आंसर ले, अब हाउ का भी आंसर आपको मिल गया होगा। ओके, अब इसके बाद और भी आपको हाउ का आंसर मिलेगा, और हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ते हैं और कैसे वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अभी तक मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस में हम दो मेथड दिए हैं, पहला देखे हैं जो मेरा एपिस्टोरिक एनालिसिस था वो देखे थे, उसके बाद एप्रियोरी एनालिसिस अपन देखे हैं, और इसमें भी हम बहुत सारा पार्ट देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको काउंट में समझ में आ गया होगा, जो भी स्टेप काउंट मेथड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा इस लेक्चर में। हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंदी आपको लगा हो। ओके, तो कोई नहीं, आपको समझ में आ गया तो वही ठीक है, नहीं फिर भी कहीं पे अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।